नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे सीएम की शक्ति, गड्ढों से मुक्ति। नवंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य भर में सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने की मुहिम छेड़ दी है और इसी के तहत मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य भर में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 30 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने काम पूरा नहीं होने पर जिम्मेदार अफसरों व इंजीनियरों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई तक करने की चेतावनी दी है। बताया यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री सड़कों की स्थिति का जायजा लेने को कभी भी औचक निरीक्षण कर सकते हैं। जिलों के भ्रमण के दौरान वो सड़कें गड्ढा मुक्त होने से लेकर उनकी गुणवत्ता भी चेक करेंगे। ऐसे में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। बता दें कि सीएम ने सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की बैठक ली और जिसमें उन्होंने ये निर्देश दिए हैं। सीएम ने बैठक में ये कहा है कि सड़कों को 30 नवंबर तक हर हाल में गड्ढा मुक्त किया जाए। सीएम ने सचिव, लोक निर्माण विभाग और अन्य सर्कल अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को भी कहा है और साथ ही स्मार्ट सिटी और आंतरिक सड़क मार्गों का काम भी युद्ध स्तर पर कराने की हिदायत दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में रात में सड़कें बनाने का काम तेजी से करें। इनकी गुणवत्ता में कोताही नहीं बर्दाश्त होगी। सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को लेकर लुनिवी को नोडल अधिकारी भी बनाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री के इस फैसले की जमकर सराहना हो रही है, जबकि विपक्ष ने इसके बाद सरकार पर हमला बोल दिया है। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद क्या प्रदेश भर की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी? आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर डालिए। सख्त कार्रवाई की जा सकती है। श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से अधिकारियों को और इंजीनियर्स को निर्देशित किया है, निश्चित रूप से क्योंकि प्रदेश के अंदर 2 बहुत बड़े आयोजन होने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा जो पहला कार्यक्रम है वो वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट पर होने जा रही है, जिसमें वर्ल्ड के डेलीगेट्स उसमें आ रहे हैं और दूसरा जो बड़ा कार्यक्रम है वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। 8-9 दिसंबर को ये कार्यक्रम रहेगा। तो इन्हीं 2 कार्यक्रमों की वजह से भी और वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अधिकारियों को टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के हमेशा निर्देशित करते रहते हैं और इस बार उनको गड्ढा मुक्त सड़कें देने के लिए साफ तौर से निर्देशित किया है, क्योंकि इतने बड़े कार्यक्रम प्रदेश के अंदर होने वाले हैं। तो जो भी निर्माणाधीन सड़कें हैं, जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई जाए, यातायात का ध्यान रखा जाए और प्रॉपर तरीके से जो है जनता को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। आपको बता दें कि सीएम ने सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की बैठक ली, जिसमें उन्होंने ये निर्देश दिए। सीएम ने बैठक में कहा कि सड़कों को 30 नवंबर तक हर हाल में गड्ढा मुक्त किया जाए। सीएम ने सचिव, लोक निर्माण विभाग और अन्य सर्कल अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को भी कहा है। साथ ही स्मार्ट सिटी व आंतरिक सड़क मार्गों का काम भी युद्ध स्तर पर करने की हिदायत दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में रात में सड़कें बनाने का काम तेजी से करें। इनकी गुणवत्ता में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को सचिव, लोक निर्माण विभाग को नोडल अधिकारी भी बनाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया है।
सारी बात करी। देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पे 688 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी शहर जो है गड्ढों का शहर बना दिया, शहर जो है तालाब बना दिया। बरसात में पूरा शहर में जगह जगह बस्तियों में पानी घुसा। उसके अलावा मुख्यमंत्री जी स्वयं आईएसबीटी पर जाकर के उन्होंने निर्देश दिए थे, आज तक आईएसबीटी की सड़क ठीक नहीं हुई। उसके अलावा उन्होंने देहरादून को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के साथ साथ ये पूरी जो तार झूल रहे हैं इनको अंडरग्राउंड करने के निर्देश दिए थे, उस पर काम नहीं हुआ। तो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं अखबारों में, मीडिया में, वो सुर्खियों में छपता है, चमकता है, दिखता है, लेकिन धरातल पर उस पर काम नहीं हो रहा है। मंत्री ने जो बैठक ली है और जिस प्रकार से अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रदेश गड्ढा मुक्त होना चाहिए, वो इस बात की पुष्टि करता है कि राज्य के अंदर कोई काम नहीं कर रहा। अगर गड्ढा मुक्त करने के लिए अगर मुख्यमंत्री को कहना पड़े और जो विभाग जो जिनकी जवाबदारी है गड्ढा मुक्त करने की, लोक निर्माण विभाग हो गया, इरिगेशन हो गया, अन्य जो विभाग हो गए जो निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं, उन विभागों का मैं समझता हूँ वहां पे काम हो ही नहीं रहा है। मुख्यमंत्री जी ने पुष्टि कर दी है। आज आप राजधानी का हालत देखिए, जगह जगह गड्ढे खोद दिए गए हैं। इसके बारे में मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे? क्या उन अधिकारियों को सस्पेंड करेंगे जिन्होंने गड्ढे खोदे हैं और कई महीने गुजर जाने के बाद भी उन गड्ढों को भरा नहीं गया है? कई लोग उसमें चोटिल हो चुके हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। राजधानी का ये हाल है, पूरे राज्य के अंदर का क्या हाल होगा ये मुख्यमंत्री जानते हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की मुहिम छेड़ दी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 30 नवंबर तक का अल्टीमेटम देकर अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। देखना होगा कि मुख्यमंत्री की ये सख्ताई धरातल पर कितना सकारात्मक बदलाव ला पाती है। डेस्क रिपोर्ट, उत्तराखंड। और देवभूमि के दंगल में आज उसी मुद्दे को लेकर होगी विस्तार से बातचीत। हमारे साथ में कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इनसे आपका हम परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में नवीन प्रशाली साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं। और हमारे साथ में शीशपाल सिंह बिष्ट हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। और अनिल थपलियाल साहब हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी की ओर से, वरिष्ठ पत्रकार, आगे हमारे साथ में जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले शुरू करते हैं बीजेपी के साथ में नवीन प्रशाली साहब हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। नवीन जी, सड़कें गड्ढा मुक्त हों, इस बात को लेकर खुद मुख्यमंत्री एक्टिव नजर आते हैं। इस बात को दो नजरिए से देखा जा सकता है। एक तो ये कि खुद मुख्यमंत्री सड़कों तक पर नजर बनाए हुए हैं, और दूसरा ये कि कैसे विपक्ष जो है वो सवाल कर पा रहा है, क्योंकि अगर एक प्रदेश में सड़कें तक ठीक नहीं हो पाई तो भला क्या ठीक है। एक ये भी बड़ी बात है ना कि मुख्यमंत्री एक बड़ा मिशन चला रहे हैं, सड़कें तक ठीक नहीं है। आपकी तारीफ भी की जा सकती है और सवाल भी उठाया जा सकता है, लेकिन मैं सवाल कर रही हूं कि भाई सड़कों पर भी मुख्यमंत्री को ध्यान देना पड़ रहा है। एक तरफ स्मार्ट सिटी की बातें और दूसरी ओर मिशन सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का। नहीं, इसको आप इस नजरिए से देखें कि मुख्यमंत्री जी ने जो भी कार्यक्रम है उनके तहत एक समीक्षा बैठक बुलाई सभी अधिकारियों की, और पूरे प्रदेश पर की चर्चा उसमें की, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, खासतौर पर सड़कों को लेकर। सड़कों पर गड्ढे ना हो, सड़कों पर साइनेज प्रॉपर लगे हो, साइनेज जो लाइट्स है वो काम कर रही हो, बैरिकेडिंग हो प्रॉपर, डिवाइडर काम कर रहे हो, डिवाइडर सही तरीके से लगे हो, उन सब के लिए मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को चेताया और सख्त हिदायत दी, अल्टीमेटम दिया। आप कह सकते हैं कि ये 10 दिन के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। और उसमें आप सचिव लोक निर्माण विभाग के मीटिंग में हैं और उनको नोडल अधिकारी भी बनाया गया है उनके देखरेख में, और निर्देश दिए हैं कि जो सर्कल स्तर के जो अधिकारी हैं वो ग्राउंड पर जाएं और जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं उनको उसी वक्त बर्खास्त करने का सिस्टम बनाएं और मुझे रिपोर्ट करें। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है, क्योंकि और साथ ही साथ गुणवत्ता की जांच भी होनी चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने जो निर्देश दिए हैं वो काबिले तारीफ है सरकार के। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मुख्यमंत्री जी सीधे गड्ढों को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश को देख रहे हैं, सरकार के मुखिया हैं। तो जहां जहां दिक्कतें होती हैं उसकी समीक्षा समय समय पर सरकार करती है, और उस समीक्षा के तहत ही ये निर्देश दिए गए हैं ताकि कहीं पर कोई कोताही ना बरती जाए। और सख्त निर्देश दिए अधिकारियों को। आप देख सकते हैं कि सरकार ने कैसे कार्य संस्कृति को बदला है, सरकार की कार्य संस्कृति को और प्रशासन की कार्य संस्कृति को बदलने का प्रयास मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। ठीक है, कोई दो राय नहीं है। यानी बीजेपी इस बात को स्वीकार चुकी है कि भाई हम जिसे स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं पहले उसे सामान्य सिटी तो बना लें, क्योंकि आमतौर पर सामान्य सिटी में सड़कें तो ठीक होती है ना। अब जिस शहर को आप स्मार्ट बनाने की बात कर रहे हो वहां पर पहले सड़कों पर काम करने लग जाए, तो यानी कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार चुके हैं आप। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्मार्ट सिटी बन चुकी है। स्मार्ट सिटी के चारों तरफ जो भी कमी रहेगी उसको दुरुस्त करने के लिए किया गया गरिमा जी। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, आपके पास लौटेंगे। शिषपाल सिंह साहब हमारे साथ में हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, स्वागत आपका भी सर। शिषपाल जी, स्मार्ट सिटी बन चुकी है, लेकिन अब उसी स्मार्ट सिटी के मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई सड़कों को दुरुस्त कर दीजिए। ये कैसा स्मार्ट सिटी है जिसकी सड़कें ठीक नहीं है? गरिमा जी, आप अपनी टीम भेज दीजिए, इनको भी बुला दीजिए, त्रिशाली जी को, मैं भी साथ में चलूंगा। ये बताएं तो सही, वो स्मार्ट सिटी है कहाँ जिसपे 1650 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया है? ड्रेनेज का सिस्टम तक तो अभी तक इस शहर में डेवलप नहीं कर पाई है। डेंगू की समस्या से शहर का ऐसा कोई नागरिक नहीं जो कि पीड़ित ना हुआ हो, डेंगू की समस्या से दो चार ना हुआ हो। और आज भी आप चले जाइए वार्डों में, गलियों में, जगह जगह गड्ढे नहीं भरे गए हैं, जगह जगह जो है सड़कें खुदी भी हैं। एक विभाग आता है, पहले जो है खोद के जाता है, दूसरा जो है उसे 6 महीने तक जो है सुध नहीं आप ले रहे हैं, साल भर तक। तो ये समस्या बनी हुई है। अगर व्यवस्थित तरीके से काम होता तो निश्चित तौर पर ये स्मार्ट सिटी बन गई होती। लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर 2018 से शहर के लोग जो है दुर्दशा झेलने के लिए मजबूर हैं। आप कहीं भी चले जाइए, जगह जगह स्कूटी का एक्सीडेंट है, कार कहीं आपको फंसी हुई नजर आएगी। लोग समय से बच्चों को हॉस्पिटल अगर बीमार है तो नहीं पहुंचा पा रहे हैं, स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। और सरकार जो है बार बार कहती है कि साहब हम समीक्षा कर रहे हैं, हमने निर्देश दे दिए। क्या निर्देश दे दिए जिनका जो पालन ही नहीं हो रहा है? और मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल कहा था कि हमारा लक्ष्य है गड्ढा मुक्त सड़कों का, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। उसके बाद जो है ऐप भी लॉन्च किया गया। हाँ, जहां वीआईपी रूट कहीं जो है इनके वीआईपी आए हैं, उन रूटों पे जरूर पेंटिंग हुई है, वहां पर जो है सड़कें बनाई गई। लेकिन जो आम लोग जहां चलते हैं, आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, आप शहर के आउटर एरिया में चले जाइए, आप जो है यहीं शहर के वार्डों में चले जाइए, आपको दिख जाएगा सड़कों की क्या दुर्दशा है। आम आदमी दुर्दशा झेले, हाँ वीआईपी ना झेले, उसका जरूर ध्यान रखा जा रहा है। और गरिमा जी, बरसात के बाद 750 से ज्यादा सड़कें पहाड़ की पर्वतीय क्षेत्रों की जो बंद हुई आज तक नहीं खोली गई हैं। लोग किस तरीके से वहां जो है कठिनाइयों को झेल रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते क्योंकि नजदीक स्कूल होते नहीं, बड़ी दूर दूर जाना पड़ता है। वहां पर जो है जगह जगह आप देख लीजिए एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग जो है मरीज जो है समय से इलाज नहीं मिल पा रहा, बड़ी दिक्कतें हैं। कम से कम उनको तो खोल देते भाई, गड्ढे तो आप एक आध महीने बाद भी भरते चल जाता। लेकिन बातें हो रही हैं, बातों को जो है इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं करवा पा रहे हैं आप अधिकारियों से काम? ये एक बड़ा सवाल है और लोग लगातार इस बात को उठवा भी रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहता कि मुख्यमंत्री जी की मंशा नहीं होगी साहब गड्ढा भरने, वो भरना चाहते हैं, बार बार जो है बयान भी दे रहे हैं, लेकिन उन बयानों पर आप ब्यूरोक्रेसी से काम क्यों नहीं ले पा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। पूरी तरीके से जो उनका प्लान है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, ये बड़ी बात है। और देखिए नहीं गरिमा जी, दूसरी बात, क्योंकि पीडब्ल्यूडी मंत्री जिनकी ये जिम्मेदारी है वो तो इस राज्य में पाए ही नहीं जाते, लगातार प्रवासी बने हुए हैं। अभी जो सिलक्यारा टनल का आप मामला देख रहे हैं, वो सड़क पे ही टनल बन रही है भाई, लेकिन पीडब्ल्यूडी मंत्री कहां है किसी को नहीं पता। बताइए, इतनी गंभीर है ये। तो अगर आपके मंत्रिमंडलीय सहयोगी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे हैं तो उसकी भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। क्यों नहीं निभा पा रही, क्यों नहीं सहयोग कर पा रहे? और आपके ब्यूरोक्रेसी ही आपको जो है लाल आंखें दिखा रही है, जो है अधिकारी ही आपके आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे। ऐसे में आपको दुनिया भर के उदाहरण गिना सकता हूं, लेकिन लंबा समय लग जाएगा जी। पर हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आप कह रहे हैं लंबा समय लग जाएगा। अब इस प्लान को कितना लंबा समय लगता है ये बड़ा सवाल है। और देखिए, प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि कैसे आखिर इससे निपटना होगा, क्योंकि ये खस्ता हाल सड़कें, ये गड्ढा युक्त सड़कों ने न जाने कितने लोगों की जान ली है, कितने बड़े हादसे भी हुए। विपिन जी के पास जाते हैं। विपिन जी, बैठक में निर्देश तो हो गए हैं, लेकिन इस आदेश का पालन कब होगा? क्योंकि कई बार निर्देश दिए गए, ऐसा नहीं कि पहली बार निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री बार बार ये कहते हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि सड़कों से गड्ढे मत हटाइए, लेकिन उनके आदेश का पालन होता नजर नहीं आया है। क्या इस बार जो डेडलाइन दी गई है उसके भीतर काम पूरा होगा? जी, वैसे हमें धामी जी को मुख्यमंत्री नहीं कहना चाहिए, निर्देश मंत्री कहना चाहिए। उनको वैसे निर्देश मंत्री का तमगा मिल जाना चाहिए, क्योंकि इसी मुद्दे पे मैं समझता हूँ साल भर पहले से हम लोग आपके के न्यूज पे ही डिबेट कर रहे हैं, और मैं 2 से 3 बार इस डिबेट पे बैठ चुका हूँ। और जब ये विषय पिछली बार आया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गड्ढा मुक्त करने के आदेश दिए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के, मुझे याद है, उन प्रवक्ता ने ये कहा था कि विपक्ष का शायद चश्मे का नंबर कमजोर हो गया है, उनको नजर नहीं आता है कि पूरे प्रदेश के अंदर सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं। इस तरीके से उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था। तो मैंने उनको ये बात कही, मैंने कहा मुझे लगता है शायद
कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्कूटर या मोटरसाइकिल से नहीं चलते हैं, उनके पास हवाई जहाज है, वो उससे शायद चलते होंगे। उन्हें गड्ढा मुक्त सड़कें जो है नजर नहीं आ रही, उनको सारी सड़कें प्लेन नजर आ रही हैं। देखिए अभी स्मार्ट सिटी, अभी हमारे दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है हमारे भाई प्रशाली जी, उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी तो बन चुका है, लेकिन विपक्ष को नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सच्चाई यह है कि विपक्ष का चश्मा सही में कमजोर हो चुका है। अब हमें चश्मा बदलने की जरूरत है, या तो चश्मा विपक्ष का कमजोर है या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का कमजोर है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी रोज सुबह उठ के नया निर्देश देते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी पर उनकी लगाम इतनी ढीली है कि मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि अगर गड्ढा मुक्त सड़क नहीं हुई तो हम आपको सस्पेंड कर देंगे। तो भाई ये निर्देश आपने पहले क्यों नहीं दिए? यदि आपने पहले निर्देश दिए थे और वो निर्देश पूरे नहीं हो पाए तो आपने सस्पेंड क्यों नहीं किया? माननीय मुख्यमंत्री जी को ये समझना चाहिए कि उस समय अगर 2 से 4 अधिकारी सस्पेंड कर दिए होते, जबकि हमने मांग करी थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश ना मानने वाले अधिकारियों को आप सस्पेंड करें, यदि ये कदम पहले उठा लिया होता तो मुझे लगता है कि दोबारा से लेकिन इसको इन्वेस्टर समिट की तैयारी के तौर पर भी तो देख सकते हैं ना, जिस तरीके से यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है उसकी तैयारी के लिहाज से भी तो देख सकते हैं ना कि भाई प्रदेश में वीवीआईपीज आएंगे, तो यानी वीवीआईपीज की चिंता ज्यादा हो गई और आम जनता के लिए काम नहीं हो रहा है। गरिमा जी, मेरा आपसे यह सवाल है कि वीआईपी लोग वोट देते हैं सरकार को कि एक आम आदमी देता है? केवल आप वीआईपी के लिए रोड तैयार कर रहे हैं। आपके यहाँ राष्ट्रपति आते हैं, आपके यहाँ गृह मंत्री आते हैं, आपके यहाँ केंद्रीय मंत्री आते हैं, तब रातों रात सड़कें तैयार हो जाती हैं। जो लोग गड्ढों में गिरकर अपने हाथ पैर तोड़वा रहे हैं, जो लोग काल के गाल में जा रहे हैं, जो लोग इस समस्या से रोज जूझ रहे हैं, उन्होंने आपको वोट देकर आपकी सरकार बनवाई हुई है। आप उनकी चिंता ना करके केवल ग्लोबल समिट में जो लोग आ रहे हैं केवल उनकी आवभगत में लग रहे हैं। आप गली मोहल्लों में जाकर देख लीजिए, जो मुख्य मार्ग है उन पे जाकर देख लीजिए। बहुत बड़ी बात नहीं कहते, आप केवल जीएमएस रोड से एसपीडी चले जाइए, आपको पता लग जाएगा कितनी बढ़िया जो है हमारे राजधानी की सड़कें हैं। आप प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने की बात कर रहे हैं। आप अपनी आज जो राजधानी है देहरादून, जो स्मार्ट सिटी का जो तमगा आप लगवा रहे हैं, अपने पीठ थपथपा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं स्मार्ट सिटी बना दिया, आपने उसका बेड़ा गर्क कर मारा। आप प्रदेश की अभी हमारे भाई बिश जी ने कहा 750 सड़कें बंद हैं, आप उनको नहीं खुलवा पाए, आप गड्ढा मुक्त कहां से करेंगे? अरे भैया, निर्देश देने के साथ सख्त निर्देश दीजिए और 2-4 अधिकारियों को सस्पेंड करिए, देखिए फिर काम कैसा होता है। या फिर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को 40 से 50% कमीशन मिल रही है, तो हो सकता है अधिकारियों को सस्पेंड करने में उनको डर लग रहा हो, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, आपके पास लौटते हैं, अनिल जी के पास जाएंगे। अनिल जी, क्या इसकी असल वजह है? ये तैयारी चल रही है क्या ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की? चुनाव भी है, कैसे के चलते सड़कों की मरम्मत कराई जा रही है? क्या इन सड़कों पर सिर्फ वीवीआईपीज चलते हैं और क्या ये उनकी आवभगत की तैयारी है या आम जनता के लिए वाकई फिक्र है किसी को? जी हाँ गरिमा जी, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचलन है वो कथनी और करनी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ये आप 2018 का अगर इतिहास रिपीट करें तो इसी प्रकार से इन्होंने सेम सड़कें तैयार की थी, यानी जनता की इनको कम उम्मीद या चिंता है और वीआईपी जो मूवमेंट्स हैं इनके व्यक्तिगत या जो इन्वेस्टर आ रहे हैं उनकी ज्यादा है। आप जो इन्वेस्टमेंट समिट ग्लोबल समिट मीटिंग रख रहे हो किसके लिए रख रहे हैं? वीआईपीज के लिए है क्या? वो तो स्थानीय जनता के लिए, राज्य के लिए रखी गई है ना। आपने तो लक्ष्य रखा है 1.5 लाख करोड़ रुपए का, आपने 2018 में रखा था, 2.5 लाख करोड़ का इस समय रखा हुआ आपने 2023 में। गड्ढा मुक्त करना होता तो पहला स्टेप आपको पहले ही उठाना चाहिए था। आपको स्मार्ट सिटी में कोई भी स्मार्ट सिटी की परिभाषा अगर इसको पूछा जाए स्मार्ट सिटी होती क्या है, क्योंकि इन पर कोई ड्राइंग नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है स्मार्ट सिटी का। स्मार्ट सिटी का केवल नाम और बोर्ड दे दिया है। गड्ढा मुक्त कब होगा? गड्ढा मुक्त तब होगा जब हमारे यहाँ कोई स्पेशल यानी राज्य में विशेष तौर पे कोई मीटिंग होगी, कोई समिट्स होंगे या कोई बहुत बड़ा फंक्शन होगा, तब होगा। ये तो वो बात कर दी है कि किसी गांव में शादी हो रही है तो उस गांव को पूरी तरह से दुल्हन आने जाने के लिए सजाया जाता है, उसके बाद उसका रास्ता टूटे, कोई मरे बचे भागे गड़े, उससे कोई मतलब नहीं, पानी आए ना आए, लेकिन फिलहाल जब तक बाराती आ रहे हैं तब तक उसको सजा के रखें।
कि ताकि बारातियों को लगे गांव अच्छा है। तो कहावत है इन पे, भारतीय जनता पार्टी पे, कि शहर का परिचय रास्ते से है। सीधी सीधी सी बात है, इनके कार्यकलापों का जो परिचय है वो रास्ते से पता लग जाता है कि क्या करने वाले हैं। सब कुल मिला के ये है, मेरा कहना ये रहेगा, क्षेत्रीय दल के सदस्य नाते होने के नाते हम लोग बेसिक मूलभूत सुविधाओं पे काम करते हैं, हम हवा में काम नहीं करते हैं। मैं राष्ट्रीय दलों की बात नहीं करता हूं, डिबेट्स में चर्चाएं करने अलग बात है। 2013 में भी जब आपदा आई थी तो कांग्रेस की सरकार थी, ये कोई बहुत बड़े वो नहीं थे, इनका भी वही हिसाब किताब था। और आज भी जो आपदा उत्तरकाशी में प्राकृतिक आपदा जो आई है, वो अभी टनल में 40 लोगों को बाहर नहीं निकाल पाए, और यही हाल 2013 में हुए थे। तो मैं इनकी बात नहीं करूंगा, धरातल पे जो काम हो रहे हैं, एक्चुअली केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, मैं उन पे चर्चा करूंगा। अभी तक हमारे प्रसाली जी बता दें कि इनकी शायद जानकारी में होगी या नहीं होगी। मैं ये नहीं कहूंगा नहीं होगी, क्योंकि पाठशाला अच्छी है इनकी, आरएसएस जड़ है, तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी फल है, तो वो ज्ञान दे देते हैं इनको। लेकिन मैं ये बता दूं कि मेरे ख्याल इनकी 80 के लगभग योजनाएं चल रही हैं, जो सरकार और केंद्र की हैं, केंद्र और राज्य सरकार की हैं। तो धरातल पे कितनी है, उसमें एक स्मार्ट सिटी भी है। स्मार्ट सिटी तो नहीं बना पाए थे, कम से कम एक स्मार्ट गांव तो बना देते कहीं, वो भी नहीं हो पाया। तो ये करना क्या चाहते हैं, प्रदेश में केवल मीटिंगें करवाएंगे, ग्लोबल इन्वेस्ट मीट कराएंगे, या हर साल इसी प्रकार के बोझ, आर्थिक बोझ राज्य पे डालते रहेंगे, स्थानीय जनता पे डालते रहेंगे? क्या करना चाहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी, करना क्या चाहती है? आज 11 दिन हो गए हैं, 11 दिन से अभी तक उत्तरकाशी का जो टनल का मामला है, 40 लोग वो कितना संघर्ष कर रहे हैं। मैं तो सलाम करता हूं, और हमारा पूरा दल सलाम करता है उन लोगों के लिए, कैसे वहां पे वो सांसें ले रहे हैं। कह रहे हैं कि हम पाइप के थ्रू ऑक्सीजन डाल रहे हैं। अरे इनको पता होना चाहिए, जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तो मैं जरा सा उसमें गरिमा जी चर्चा करना चाहूंगा कि सुरंग निर्माण की शुरुआत में ही आपातकालीन बचाव के मद्देनजर ह्यूम पाइप का डाला जाता है। ह्यूम पाइप क्या होता है कि उसके अंदर कंक्रीट वगैरह का बनाया जाता है। जब भी कोई इस प्रकार की आपदा आती है, तो उस रास्ते से कोई भी चीज अगर अंदर है, उसको बाहर निकाला जाता है। और पहाड़ हमेशा, पहाड़ का हिस्सा हमेशा संवेदनशील होता है। संवेदनशील ऐसे में खतरे की आशंका बनी रहती है। हाँ ठीक है, यानी देखिए वहां पर चीजों को ठीक तरीके से नहीं किया गया। हाँ, वो बिल्कुल उसमें लापरवाही हुई है, और लापरवाही के चलते ही आज यहाँ पर 41 लोग फंसे हुए हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन बड़ी बात यह कि देखिए, मुख्यमंत्री जिस तरीके से सड़कों को ठीक करने के निर्देश दे रहे हैं, क्या इन निर्देशों का पालन अधिकारी भी करेंगे, और क्या ये धरातल पर नजर आएगा? इसको लेकर आगे विस्तार से बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं खस्ता हाल सड़कों की, जिनकी मरम्मत के निर्देश साफ तौर पर अब मुख्यमंत्री की ओर से दे दिए गए हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, अपनी चर्चा की वापस से शुरुआत करते हैं। नवीन जी के पास जाएंगे। नवीन जी, अभी सुना आपने कि किस तरीके से लोगों को ये शिकायत है कि भाई आपकी ओर से आदेश तो बहुत बार दिए गए, लेकिन इन आदेशों का पालन नहीं होता। खुद मुख्यमंत्री की ब्यूरोक्रेसी के लोग नहीं सुनते, ये एक बहुत बड़ी बात है। और अगर इस बात में जरा भी सच्चाई है, तो ये प्रदेश की जनता और प्रदेश के विकास के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। ये क्यों है? भी नहीं, जैसा कहा जा रहा है। हाँ। विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेगा, क्योंकि विपक्ष को कोई मुद्दा चाहिए। लेकिन सरकार की अगर बात करें, तो सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। समय समय पर समीक्षा होती है, समीक्षा में निर्देश दिए जाते हैं, और वो आपके माध्यम से बाहर आते हैं कि निर्देश दिए गए हैं और आने भी चाहिए। अभी हमारे सभी विपक्ष के साथी बोल रहे थे कि वीआईपी मूवमेंट के लिए सड़कें बनाई जा रही है। अगर वीआईपी के लिए हमें चाहिए होती, तो हम एक रोड को बनाते जो एयरपोर्ट से लेकर वेन्यू तक होता, और वो सही रोड है। यहाँ जनहित की सरकार है, जनता की सरकार है, जनता के लिए काम कर रही है सरकार, और जनता के लिए जो भी काम कर रहे हैं, तो विपक्ष को वहां पर ईर्ष्या हो जाती है कि वो उसको मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी चल नहीं पाती है। अब दूसरी बात यह है कि देहरादून स्मार्ट सिटी बना या नहीं बना। देहरादून स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बना? आप देखिए, जो परेड ग्राउंड कभी बियाबाद जंगल हुआ करता था, आज परेड ग्राउंड कितना सुंदर है। क्या इस देहरादून में अब गैस पाइप से आपको गैस नहीं मिल रही है? कई जगह पर धीरे धीरे होगा ना। स्मार्ट सिटी एक रात में कोई जादू छड़ी नहीं है कि एक रात में हो जाता। एक प्रोजेक्ट होता है, उसके फेस होते हैं। यहाँ पर आपको पाइप से गैस मिल रही है, यहाँ पर सड़कें चौड़ी हो रही हैं। जब सड़कें चौड़ी हो रही तब ये दिक्कत आ रही है। आप सहजारा रोड ले लीजिए, आप चाहे शिमला बाईपास रोड ले लीजिए, चाहे हरिद्वार रोड ले लीजिए, सारी सड़कें आपकी चौड़ी होगी, और अगले 30-40 साल के लिए जो मुख्य सड़कें हैं उसके हिसाब से बनाई जा रही हैं। ठीक है, लेकिन नवीन जी एक बात अभी आपने कही, अभी एक बात, माफी चाहती हूँ आपको बीच में मैंने रोका। अभी आपने कहा कि स्मार्ट सिटी कोई सपना नहीं है कि एक रात में तैयार हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि एक रात में तैयार होने वाला ये नहीं है सपना।
लेकिन जब इस चीज का अनाउंसमेंट किया जाता है ना कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम ये सड़क, हम ये हाईवे बनाएंगे, उस दौरान आप क्यों कहते हैं कि हम ये 2 साल में बना कर देंगे आपको? क्या उस दौरान आपको पता नहीं होता या उस दौरान आप सपना देख रहे होते हैं? जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रिकॉर्ड है, जिस तरह से हम हाईवे बनाते हैं, क्या किसी सरकार बना पाई आज तक पहले कोई? तो फिर स्मार्ट सिटी आज तक देहरादून का पूरा क्यों नहीं हुआ? आज तक उत्तराखंड स्मार्ट सिटी का क्यों नहीं बन पाया? आप ये देखिए, प्रधानमंत्री जी ने किस हिसाब से काम को गति दी और विस्तार दिया। 100 स्मार्ट सिटी की बात किया, 100 स्मार्ट सिटियां बन रही हैं और 90% काम सब समय हो चुका है। थोड़ा सा जो काम बचा है उसके लिए भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि ये काम बचा नहीं होना चाहिए। तो इतनी स्पीड से, जिस गति से, जिस विस्तार से प्रधानमंत्री जी ने काम का विजन रखा है, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के इतिहास में, आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा रखा गया हो इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार करने के लिए। और आज दिख रहा है, वो चाहे सेंट्रल विस्तार हो, चाहे सड़कें हो, हम अमेरिका के बराबर। नितिन गडकरी जी ने कहा था, अपना बयान दिया था कि कुछ दिन में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा हो जाएगा कि अमेरिका जैसी सड़कें हो जाएगी। और अमेरिका हमारा 2 गुना 2.5 गुना है इस क्षेत्रफल में। मैं वहां पर रहा हूं, मुझे पता है वहां की सड़कें कितनी चौड़ी है। और ठीक है सर, आपका ड्रीम बहुत बड़ा है, आपका मिशन बहुत बड़ा है। सवाल यहाँ पर नहीं है कि आपका कंपटीशन बहुत बड़ा है, आप अमेरिका की तरह की सड़कें भारत में बना देंगे। लेकिन बात यह है ना, मैं आपकी बात से सहमत हो जाती हूँ, विपक्ष भी आपकी बात से सहमत हो जाता है। सवाल यह है कि आपका जो आपने सपना देखा है, सपने को पूरा कैसे करेंगे सर? सपने को पूरा करने के लिए धरातल पर काम तो नजर आएगा ना, या फिर वो सपना ही रह जाएगा? और स्मार्ट सिटी का सपना पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। स्मार्ट सिटी ने जाने कितने सालों से स्मार्ट सिटी के नाम पर आपने अच्छी अच्छी सड़कें खोदकर खराब कर दी। स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़कों को और खराब कर दिया गया, और स्मार्ट सिटी के नाम पर इतनी हीला हवाली बरती गई कि आपके बजट को आधा कर दिया गया। अभी भी आप कहेंगे कि स्मार्ट सिटी का काम तेजी के साथ हुआ? गरिमा जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि किसी भी काम करने के लिए पैसा चाहिए, तो सरकार ने पैसे का इंतजाम किया। आज अगर 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बन गई है तो पैसा कहीं से आएगा, कुछ तो विकास का इंजन घुमा होगा तभी तो बना, नहीं तो ऐसे कैसे बनता? हम तो माइनस में होने चाहिए, तो लॉस में होने चाहिए अगर पैसा सरकार ने जनरेट नहीं किया। आपने देखा, रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ तो हमने वहां से तेल लिया, उस तेल को परिष्कृत करके, रिफाइन करके हमने उसको बेचने का काम किया, उसको डेवलपमेंट के कार्यों में लगाया, तब जाके विकास पूरा हो रहा है। तो सरकार एक जो सोच रही है, जो विजन लेकर सरकार चल रही है, वो ये विपक्षी दलों में किसी में उसको सोचने और समझने की शक्ति नहीं है। ये लोगों का दर्द बेचकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग हैं। ये दर्द नहीं समझ सकते, ये उस पर उल्टा कुछ काम करने की कोशिश करेंगे, सरकार के कामों में बाधा डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये सरकार काम करती रहेगी। ये डबल इंजन की सरकार है, इसका रफ्तार बढ़ती रहेगी। हर कार्य क्षेत्र में कार्य होगा, जनता खुश रहेगी। जनता से हमें मतलब है, हमें जनता ने जनादेश दिया, उसका सम्मान हमने रखना है और उसका सम्मान पूरी तरह से सरकार रख रही है। शीशपाल जी कुछ कह रहे थे। शीशपाल जी, हाँ देखिए गरिमा जी, जिस खूबी से और जिस धारा प्रवाह में भाजपा के प्रवक्ता अपने विकास के कामों को गिनाते हैं, अगर वो वास्तव में धरातल पे भी उतरते तो हम भी तारीफ करते, जनता भी तारीफ करती। जो ये कह रहे हैं कि साहब आज जो है हमने यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी रोडें बना दी, कौन सी रोड बनाई भाई? जो आज आप ऑल वेदर रोड का आप क्रेडिट लेते हैं उत्तराखंड में, वो हरीश रावत जी के दौर में 4 धाम सुधार मार्ग के नाम से डीपीआर बनी, सर्वे हुआ, उसका उद्घाटन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री के तौर पे हरीश रावत जी ने की, उसका नाम बदल के आपने ऑल वेदर रोड कर दिया। और जिस परियोजन से, जिस डीपीआर में प्रावधानों के साथ वो रोड बनी थी, उसके उलट काम हो रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों के साथ अनियंत्रित खुदाई हो रही है, जिसके कारण आपने देखा 4 धाम यात्रा के दौरान जो है जगह जगह जो है सड़क बाधित रही। और यूपीए 2 के जो काम थे वो इनके काम में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है, जनता ने आपको चुना है कि आप पिछली सरकारों के काम को भी आगे बढ़ाएं, लेकिन जो है धरातल पे जो स्पीड से आपके काम होनी चाहिए, आपकी कोई नई डीपीआर हो, आपकी कोई नई योजना हो, वो बताइए ना कि आपने भाई सत्ता में आने के बाद हमने ये नई डीपीआर बनाई, ये जो है नई योजना देश को दी। पुरानी योजनाओं पे काम चल रहा है। और अभी यहाँ पर जो है दूसरे प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब जो है उत्तरकाशी में सिलक्यारा की जो घटना है वो आपदा है। और जो है इस प्रदेश के ही नहीं, देश के सबसे बड़े जियोलॉजिस्ट, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व में डायरेक्टर रहे पीसी नवानी जी, वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि ये जो है सिस्टम की भूल है। जिस सिस्टम से वहां पर काम होना चाहिए था,
प्रोटेक्शन का, उस हिसाब से जो है काम हुआ नहीं। क्योंकि टनल अगर 3 किलोमीटर तो वहां 100 मीटर का भी जोन हो सकता है, कहीं पर भुरभुरी मिट्टी हो तो वहां पर प्रोटेक्शन के हिसाब से आपको काम करना चाहिए था। आज भी वहां 41 लोग फंसे हैं, लेकिन आप बताइए उसमें कितने इंजीनियर हैं, कितने जो है कंपनी के बड़े अधिकारी, कोई नहीं है। तो सुपरवाइजर के और मजदूरों के भरोसे पर काम छोड़ रहे थे। तो अगर मॉनिटरिंग आपने प्रॉपर की होती तो ये घटना ही नहीं घटती। मैं इस पे जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि डिबेट का विषय नहीं। 2013 के इन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर में केदारनाथ की आपदा घटी, वो देवी आपदा थी, अप्रत्याशित आपदा थी, दुनिया के अंदर कोई इस प्रकार की कल्पना नहीं कर सकता था। और जिन परिस्थितियों में केदारनाथ का पुनर्निर्माण हुआ उस आपदा से निपटे, आज भी पूरे देश में जो है उसकी मिसालें दी जाती हैं। और जो 3,500 करोड़ रुपए, 3,250 करोड़ रुपए कांग्रेस के दौर में उस समय पैकेज जारी किया गया, आज भी उसी पैकेज के माध्यम से काम हो रहा है। 7,500 करोड़ के नई जो है हमने परियोजनाएं जो है केंद्र को स्वीकृति के लिए भेजी थी, आज तक उस पर यह सरकार आगे बढ़ी ही नहीं है। लेकिन जो डबल इंजन की बात इन्होंने कही, भाजपा की सरकार ने 2017 के चुनाव में भी जनता का विश्वास डबल इंजन के नाम पे हासिल किया, 2022 में भी वही सपना दिखाया। वो डबल इंजन ढूंढ रही है उत्तराखंड की जनता, कहां पर है? कोई नई मेडिकल कॉलेज बना हो, कोई नई यूनिवर्सिटी बनी हो, कोई नया उद्योग अगर पहाड़ चढ़ा हो, लेकिन कहते साहब हमने जो है विकास कर दिया। अरे कहां कर दिया भाई? वो मीडिया को नहीं दिखाई दे रहा, वो जनता को नहीं दिखाई दे रहा, वो विपक्ष को नहीं दिखाई दे रहा, भाजपा चश्मे से जरूर दिखता होगा। लेकिन भाई जनता को भी उस विकास के दर्शन करवाइए ना। हम तो बार बार ये 15 एम्स बनाए मोदी जी ने, 15 नेहरू जी एक बना के गए थे। ठीक है, नेहरू जी एक बना के गए थे, 15 सबसे ज्यादा अभी तक के मोदी जी ने बनाए हैं। 15 एम्स आप सर्च कर लीजिए। अरे भाई मेडिकल हॉस्पिटल उत्तराखंड में कितने बनाए? मैं उत्तराखंड की बात एक बनाना है, 72 और पॉलिटेक्निक बनाए थे कांग्रेस की सरकार ने, वो तक तो आप चला नहीं पा रहे हैं। लगातार उनको जो है बार बार जो है सेक्टर को सब चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं आप बताइए ना, गिनवाइए। आपको यहाँ थोड़ा आप चलो ग्राउंड पर, फिर दिखाते हैं आपको। आपके अटल उत्कृष्ट रिजल्ट रहा, अटल आप संजय नहीं है, धृतराष्ट्र हैं और आप धृतराष्ट्र हैं, आपको संजय की जरूरत है। अरे रिवर माइग्रेशन, धृतराष्ट्र को संजय की जरूरत है। कितना रिवर माइग्रेशन हुआ, कितना रिवर ठीक है धृतराष्ट्र को संजय की जरूरत है। शीशपाल जी हो गया की तादाद में जो है मुख्यमंत्री रोजगार योजना में बेरोजगारों ने आवेदन किए। ठीक है सर, ये उपलब्धियां और या फिर कमियां गिनाने के लिए डिबेट नहीं है, सड़कों पर डिबेट हो रही है। वो भी बैंकों के धक्के खा रहे हैं। शीशपाल जी, ये उपलब्धियां गिनाने या फिर कमियां गिनाने को लेकर हम बात नहीं कर रहे हैं, सड़कों पर रहते हैं। नवीन जी आपके पास लौटेंगे, उससे पहले थपलियाल साहब कुछ कह रहे थे, थपलियाल साहब का रुख करते हैं। थपलियाल जी देखिए, गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर एक तरफ हम बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे कई सारे मुद्दे हैं जो विपक्षी उठा रहे हैं। ठीक है, विपक्षों का काम है, लेकिन अगर सड़कों की बात कर लें तो देखिए डेडलाइंस बहुत बार मिली, जैसे आपने पहले भी कहा कि इनके कथनी और करनी में अंतर नजर आता है, लेकिन इस बार तो करना ही होगा क्योंकि इस बार समिट है। हाँ बिल्कुल सही कहना आपका। हाँ। राष्ट्रीय दलों का ये क्षेत्रीय परिभाषा को भली भांति नहीं समझते हैं। राष्ट्रीय दल नहीं, ये लड़ेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो इसमें राष्ट्रीय मुद्दों पे ही बहस होगी। अब ये सवाल उठता है क्षेत्रीय मुद्दों की बात, तो क्षेत्रीय दल ही करेगा जो मूलभूत सुविधाओं को जानता होगा। अब ये कह रहे हैं 2013-2011 के माननीय प्रवक्ता कह रहे हैं, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने सब कुछ जो 80 की 80 योजनाएं चल रही हैं वो धरातल पे हैं। तो मैंने कहा भी शायद इनको जानकारी हो न हो, लेकिन हमें जानकारी इनकी ऐसी योजनाएं हैं और वो बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया है, 2014 के बाद काम हुआ है और काम दिखा भी है और रोड पे दिखा है। ऑल वेदर रोड का खाली प्रोजेक्ट बना था, ये तो रामदेव वाला हिसाब था कि योग को सिद्ध रिसर्च क्या बोलते रिसर्च उन्होंने किया था ऋषि मुनियों ने, और बाकी उसने प्रचलन शुरू किया। वो वाला हिसाब भारतीय जनता पार्टी का रहा है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने भी 70 साल राज किया है। अगर राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ योजनाएं बनाई होंगी, उसके आधार पे चले। लेकिन जहां तक बात रही जो ये ऑल वेदर रोड और प्लस जो ऑल जितने भी गांव हैं कनेक्टिविटी नेशनल वे से राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का, ये वाजपेयी जी का एक सपना था जो हमें आज भी याद है। मुझे भी 24-25 साल हो गए मीडिया में, मुझे भी अच्छी तरह भली भांति उनके मैं डिबेट सुनता हूं और उनके बारे में बहुत जानता हूं। उनका एक सपना था, उन्होंने जोड़ा है। और आज की बात करूं मैं तो
डबल इंजन की जो सरकार है, जो ये बार बार बोलते हैं डबल इंजन, तो ये गड्ढा मुक्त क्यों नहीं कर पाई डबल इंजन? इनको केंद्र सरकार की मदद क्यों लेनी पड़ी? और अगर लेनी पड़ी तो इन्होंने उसका बजट 50% क्यों कर दिया? और दूसरी बात है कि मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर आप स्मार्ट सिटी किसी भी शहर को नहीं बना सकते उत्तराखंड में, तो कम से कम किसी गांव को तो स्मार्ट गांव बनाते हैं। आप ये भी नहीं कर पाए, आप गड्ढा मुक्त की कहानी लेकर के चल पड़े। अब इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि 2023 के जो दिसंबर में अपनी समिट है उसकी पूरी तैयारियां कर रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, और उस दौरान जब तक होगा उसकी मॉनिटरिंग वगैरह, और लोकसभा 2024 के जो चुनाव हैं तो इनको देखते मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि निकाय चुनाव तो इन्होंने अपनी मनमानी कर ली है, अब कब होंगे क्या होंगे ये तो इन पे है, कोर्ट इनका, निर्वाचन आयोग इनका, सब चीज इनके हाथ में है, हिटलरशाही है। तो अब आगे का क्या रणनीति रहेगी इनकी कुछ पता है नहीं, लेकिन जनता को ये पता लग गया है कि करनी और कथनी बहुत अंतर है। ये भूल जाएं कि दोबारा प्रचंड बहुमत लेकर के ये सरकार में आए थे, तो इसलिए आए थे कि कभी भी किसी भी जनता ने ये सोचा था 5 वर्ष पहले इनको मौका दिया गया, शायद हो सकता है कि पुराने जो गड्ढे मुक्त करने थे वो भर दे, ये जो पुराने सरकारों के रहे हैं पूरा करने में समर्थन रहे, सक्षम रहे, लेकिन अब उनको भी पता लग गया ये तो खुद ही अपने गड्ढे नहीं भर पा रहे हैं घरों के आगे के, तो ये क्या प्रदेश के गड्ढे भरेंगे, ये क्या कर पाएंगे? कुछ विकास की डोर जहां की वहीं है। 23 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं अपने राज्य को, इसने आज तक बाप की कमाई खाई है। बाप का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की कमाई खाई है, राज्य के पास ठीक है, लेकिन अभी आपने, ठीक है खपलाल साहब, ठीक है, आपने देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की बात उठाई, लेकिन अब यहाँ पर तो ये भी इनके पक्ष में ही जाता है। बड़ी बात यह है कि कई बार ये कहकर अपने आप को बचा लिया जाता था कि भाई हमें केंद्र से मदद नहीं मिल रही है, लेकिन अब तो केंद्र से भी भरपूर मदद आपको मिलेगी। आप डबल इंजन की बात करते हैं, तो डबल इंजन का फायदा क्यों नहीं नजर आता? ठीक है, अभी नवीन जी के पास जाएंगे। नवीन जी, अभी आपने एक बात कही थी जब शीशपाल जी बोल रहे थे उसके जवाब में कि हमने एम्स बनाए हैं उत्तराखंड में। न जाने कितनी ऐसी तस्वीरें खुद मैंने दिखाई है जहां पर एम्स तो छोड़ दीजिए सर, एक नॉर्मल नर्सिंग होम तक लोगों को नसीब नहीं है। पहाड़ों पर स्थिति ऐसी है, आप सड़क को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, कई ऐसी जगह हैं जहां पर मार्ग तक नहीं है कि लोग अगर बीमार हो जाएं तो उन्हें रात बेरात पहुंचाया जा सके। न जाने कितनी बार मरीजों को चारपाई पर लटाकर अलग अलग तरीकों से लोगों ने पहुंचाया है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उस पर हमने चर्चा भी की है, और आपके पार्टी के, आपके दल के लोग उस पर कुछ पक्ष के में रखने के तौर पर कह नहीं पाए हैं। तो इस बात को स्वीकारिए कि संपूर्ण विकास नहीं है। अगर ऑल वेदर रोड आप बना रहे हैं, कुछ हाईवेज बना रहे हैं, इसको प्रदेश का विकास नहीं कहते। ये आपने सही, गरिमा जी, यहाँ पर ये शब्द सही कहा कि इसको संपूर्ण विकास नहीं कह सकते। मैं इसको मान रहा हूं, ये संपूर्ण विकास नहीं है, संपूर्ण विकास नहीं, लेकिन विकास की ओर उत्तरोत्तर वृद्धि है हमारी। अब अगर हमारी सरकार ऋषिकेश एम्स एक बनाया है यहाँ पर, और हम अगले 13 डिस्ट्रिक्ट सेंटर में बड़े हॉस्पिटल के लिए तैयारी सरकार कर रही है, तो धीरे धीरे हम विकास के उस ओर जा रहे हैं जहां हमें जाना चाहिए, जहां से जो शहीदों ने हमारे उत्तराखंड को बनाया था अपने शहादत देके, उनका जो सपना था उसकी ओर आज की स्थिति को देख के हम ये कह सकते हैं कि हमारी सरकार उन सपनों को पूरा करने की स्थिति में है, और उसी की ओर कदम रखा जा रहा है। अगर आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की अगर बात करें, माननीय प्रधानमंत्री जी की, तो कितना विजिट उत्तराखंड में करते हैं और कितना यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है पैसा, चाहे सरकार का पैसा है, उनका पैसा नहीं, लेकिन उनका विशेष लगाव यहाँ पर है। हम उसका फायदा उठा रहे हैं। हमारी सरकार दिन रात धामी जी उनके साथ मीटिंगें करके और पैसा यहाँ पर लाने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर एक बड़ा ग्लोबल समिट 2.5 लाख करोड़ का करने जा रहे हैं, और ये सबसे हम उस संपूर्ण विकास की ओर बढ़ेंगे, ये हमारा विश्वास है। अगर मैं कह दूं कि संपूर्ण विकास है नहीं, और संपूर्ण विकास में टाइम लगेगा, लेकिन बात वही है ना कि सड़कें तक नहीं है बहुत जगहों पर सर, बहुत जगहों पर ऐसा है। आप मानेंगे पहाड़ों पर स्थिति बहुत बदहाल है। मैं बिल्कुल मान रहा हूं, लेकिन आपको ये मानना भी पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही सबसे ज्यादा सड़कें पड़ी। अभी अनिल जी भी बोल रहे थे कि माननीय आदरणीय स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये सपना था कि पूरे भारत को जोड़ा जाए, और उस सपने को लेकर आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, उसकी तारीफ तो हमें करनी पड़ेगी ना। जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं, सड़कें जहां नहीं है वहां बिल्कुल बनेंगी, सड़कें सब जगह बनेंगी। अगर इनमें से कोई प्रवक्ता है उनके गाँव में नहीं बनी है तो आप वो दें, वहां भी सड़कें जाएंगी। कहीं लिंक रोड है वो भी जाएगी। आप सरकार के पास
बताइए, सरकार आपकी पूरी मदद के लिए तैयार है, पूरी मदद के लिए तैयार है। ठीक है ठीक है ठीक है, आप विपिन जी के पास जाए। नवीन जी आपके पास बाद में आएंगे, वो उसका भी इंतजाम होगा। हाँ ठीक है, नवीन जी आते हैं, नवीन जी हो गया अभी, नवीन जी अब विपिन जी को बोले दीजिए, उसके बाद अनिल जी के पास। हाँ आते हैं अनिल जी आपके पास भी। हम आपको गरिमा जी एक छोटा सा अगर मौका मिले तो ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद विपिन जी के पास जाएंगे। अनिल जी कंटिन्यू करिए। 2.5 लाख करोड़ का अभी हमारे माननीय प्रवक्ता जी प्रशाली जी ने कहा 2.5 लाख करोड़ का जो बजट निवेश रखा गया है, 1.5 लाख करोड़ का भी 18 में था। तो मैं जानना चाहूंगा कि 18 का एक्शन तो हमें पता नहीं है क्या क्या स्ट्रेटेजीज थी, लेकिन जो 2.5 लाख करोड़ का जो निवेश लक्ष्य विकास का राज्य के विकास के लिए रखा गया, उसमें कुछ एक्शन प्लान होंगे, उसमें से जरा मोटा मोटा बताएंगे किन किन क्षेत्रों में ये पैसा लगेगा, कितने प्रस्ताव आपके पास आए हैं और कितने। ठीक है, इसका जवाब नवीन जी से लेते हैं। नवीन जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले विपिन जी को सुनते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। एक साथ आप जवाब दीजिएगा। विपिन जी। गरिमा जी, मुझे लगता है सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी ने इंटायर पॉलिटिक्स की डिग्री ले ली है। मुझे लगता है उस डिग्री के अंदर केवल झूठ पे झूठ बोलना सिखाया जाता है, और प्रशाली जी भी जब से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, ये भी झूठ बोलना इन्होंने शुरू कर दिया है। ये कह रहे हैं कोई प्रवक्ता ऐसा बताए कि जिसके क्षेत्र में सड़क ना हो और वो मरीज जा ना पाए। इनको बताइए गरिमा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी निर्वाचित होकर आए हैं, उस क्षेत्र में लोगों को सड़क नहीं नसीब होती है हॉस्पिटल जाने के लिए, और ये इतना बड़े झूठ बोलते हैं। कहते हैं 90% काम स्मार्ट सिटी में हो चुका है, 90% काम। मुझे बताइए जरा, नवीन जी आते हैं आपके पास। नवीन जी प्लीज शांत हो जाइए, आपके पास इसके बाद आते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल का आपके पास कोई भी अब तक रोड मैप नहीं है, कोई प्लान नहीं है। अंडरपास अब तक आप लोगों ने कोई नहीं बनाया है। आपके पास पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। आप कह रहे हैं स्मार्ट सिटी बन गया है, 90% काम पूरा हो चुका है। अभी आपने कहा कि 5 जो है हमारा जो देश है वो भुखमरी में आपको मैं बता दूं कि भुखमरी में नेपाल, भूटान और पाकिस्तान से भी आगे जा रखा है, जहां आप कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बन चुके हैं। कैसे कैसे झूठ परोसते हैं आप चैनल पे आके। कम से कम एक बार किताब पढ़ के आया करिए और सच बोला करिए आकर। आप सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात कर रहे हैं। आप ये मानिए कि आपके मुख्यमंत्री जी फेल हो चुके हैं। ब्यूरोक्रेसी आपके मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनती है, और ब्यूरोक्रेसी को आपने केवल और केवल कमीशन एजेंट बनाकर छोड़ दिया है। इसी कारण आपकी बात ब्यूरोक्रेसी नहीं सुन रही है। ठीक है विपिन जी, आपको लग रहा है कि भाई ब्यूरोक्रेसी भी सरकार की सुन रही है। ठीक है नवीन जी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि ब्यूरोक्रेसी अगर आपके मुख्यमंत्री की, आपके विधायक के, सांसद की नहीं सुनेगी, तो जनता की बात जो उठाते आए हैं उनको कैसे सुना जाएगा। और ऐसा नहीं कि आज सिर्फ विपिन जी ने उठाया, शीशपाल जी के ओर से भी आज ब्यूरोक्रेसी को लेकर कई सारी बातें कही गई। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बोल रहा हूँ गरिमा जी, क्या चाहे शीशपाल जी हो, चाहे अरेंज जी हो, चाहे खन्ना जी हो, हाँ। क्या ये लोग बता पाएंगे कि ब्यूरोक्रेसी सुन नहीं? चाहे सचिवालय में कोई पद पर है, सरकारी पद पर, जो उन मीटिंगों में रहते हैं कि सुनते नहीं सुनते, क्या वो सरकार की रिपोर्ट को देख पा रहे हैं? जो लेकिन सर कई बार तो आपके खुद के सरकार के, आपके खुद के दलों के लोगों ने इस बात को स्वीकारा है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। नवीन जी खुद कई बार आपके दलों के लोगों ने इस बात को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर स्वीकारा है कि ऐसा होता है। इसी के चलते तो सवाल उठ रहे हैं ना सर। जब आपस में ही नहीं बन रही है तो दूसरे तो सवाल पूछेंगे। ये होता था पहले, ये पहले होता था, अब नहीं होता है। ये होता होगा कभी कांग्रेस के टाइम पर, कभी कांग्रेस के टाइम पर होता होगा। और दूसरा मैं अनिल जी का जवाब देते हुए जाता हूँ, अनिल जी का जवाब देते हुए जाता हूँ। अनिल जी ने जवाब पूछा था, खन्ना जी बीच में कूद गए थे। खन्ना जी सरकार के सामने की सरकार, खन्ना जी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हमारा फोन नहीं उठाते हैं। ठीक है विपिन जी ठीक है। अनिल जी के प्रश्न का जवाब, हाँ विपिन जी अब उनका जवाब सुन लेते हैं। विपिन जी उनका जवाब सुन लेते हैं। अनिल जी ने भी उनसे सवाल किया था। हाँ जी गरिमा जी, पिछली बार जो समिट हुआ था, इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसकी जो आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो 9,775 छोटे और बड़े उद्योग उसमें लगे थे, और 22,000 लोगों को उसमें रोजगार मिला था। हालांकि वो उतना सफल नहीं रहा जितना हमने उम्मीद की, लेकिन इस बार फिर हमने उसका होमवर्क करते हुए, अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करते हुए 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है। और इस बार हमने 6,000 करोड़ का जो लैंड बैंक है वो पहले से रखा हुआ है, और उसमें पूरे सारे 13 जिला उसमें पूरे समाहित किए हुए हैं, और जिलों के आधार पर और उनके सर्वे करके उसमें कौन कौन से उद्योग कहां पर लग सकते हैं उसकी पूरी रूपरेखा हमने बनाई है। उसका पूरा ब्लूप्रिंट बनाया है। जब समिट होगा और समिट के बाद जो रूपरेखा होगा सबके सामने आपके माध्यम से रख दी जाएगी। ठीक है
ठीक है, शिषपाल जी कुछ कह रहे हैं। शिषपाल जी, अगर 2018 में 22,000 लोगों को मिला तो अनिल जी, हाँ अनिल जी आते हैं आपके पास, शिषपाल जी को सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। यूकेडी और कांग्रेस है अभी बेरोजगार, और कोई नहीं है, सबको रोजगार। ठीक है शिषपाल जी आप शुरू करिए, नवीन जी आप रुके। हाँ देखिए गरिमा जी, अभी नवीन जी कह रहे हैं कि यहाँ चौतरफा विकास हो रहा, 3,500 से ज्यादा प्राथमिक और जूनियर स्कूल जो है बंद हो चुके हैं। वो क्यों बंद हुए जरा इनसे पूछिए, ये इनकी जो है शिक्षा व्यवस्था का हाल है। दूसरा ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी पे पूरा नियंत्रण है। आज ही का उदाहरण है, कल डीएम देहरादून ने एक मीटिंग बुलाई थी कि सर्दी के मौसम में अलाव जलाए जा सके, जो वृद्ध आश्रम है, जो जहां पर जो है बूढ़े बुजुर्गों को रखा जा सकता है, वहां की व्यवस्थाएं क्या है। नगर निगम के अधिकारी डीएम की समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे। आप बताइए, ये तो हाल है ब्यूरोक्रेसी पे नियंत्रण का कि जो है अपने ऊपर के अधिकारियों की ही नीचे के अधिकारी जो है सुनने के लिए तैयार नहीं है। और सतपाल महाराज जी के विभाग में आपने देखा, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैवी वेट मिनिस्टर है, उनके विभाग का जो है चीफ बन जाता है उनके संज्ञान के बिना, और सचिवालय के अधिकारी कहते हैं कि नहीं दिए। सही है, मंत्री जी कहते हैं ये आदेश मैंने दिए ही नहीं, इसी वापो में जो सारा मामला। रेखा आर्य जी हो, चंदन रामदास जी हो, तमाम मंत्री हैं जो लगातार ये बात उठाते रहे कि जो है अधिकारी हमारी नहीं सुनते। चाहे पुरोला के विधायक दुर्गेश लाल हो, खुलेआम बोले, केदारनाथ की विधायक जो है शैला रानी रावत हो, खुलेआम कह चुके हैं कि अधिकारी उनकी नहीं। तमाम उदाहरण है, वो यहाँ पे मैं देना नहीं चाहूंगा, लेकिन यह है कि ब्यूरोक्रेसी पे नियंत्रण नहीं है। इसको इन्हीं के विधायक स्वीकार चुके हैं, इन्हीं के मंत्री बार बार कहते हैं मैंने डीएम बिल्कुल कई बार ऐसी चीजें सामने आई हैं। एम्स की बात जो अभी ये कह रहे साहब हमने इतने एम्स बना दिए, इनके एम्स हम बताते। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में आपने देखा पिछले महीने की घटना है, एक गर्भवती महिला का पति पहले जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं, बिल्कुल स्वास्थ्य को लेकर हमने देखा है शिषपाल जी की कई जगहों पर ऐसी घटनाएं, वो कोई आप एक घटना का एग्जांपल दे देंगे, लेकिन ऐसी एक घटना नहीं है, न जाने कितनी घटनाएं जिन पर हमने खुद डिबेट्स की है। बिल्कुल ये है इनका मतलब कि ये कह रहे हैं कि हमने स्वास्थ्य विभाग में ये कर दिया हो गया, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री के पास स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की फुर्सत हो तब ना। उनको तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, पहले कर्नाटक, पता नहीं कहां की फिक्र है, तो वो तो यहाँ राज्य में पाए नहीं जाते। प्रवासी मंत्री बने हुए हैं लगातार। अगर अपने विभाग पे ध्यान देते तो विभाग में सुधार होता कि नहीं होता। और जो मशीनें उच्चीकरण के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर मंगाई, वो भी सारी की सारी आउटडेट है। एम ऋषिकेश का घोटाला आपने देखा होगा, यहाँ दून मेडिकल कॉलेज का जो है आपने घोटाला देखा ही होगा। जब कोरोना काल था तो वहां पर जो है मशीनें नहीं थी प्रॉपर की, सारी अखबारों में खबरें छपी। तो किसके पास फुर्सत है यहाँ जनता की जो समस्याएं, जनता की परेशानियों को सुनने के लिए। तो ये लगातार इन्हीं की सरकार में हो रहा है जनाब। प्रचंड बहुमत की आप ही की सरकार है यहाँ से 7 साल से इस राज्य के अंदर, किसी दूसरे की नहीं है। इन पे भी अगर ध्यान दिया होता। और जो कह रहे हैं कि साहब यहाँ पर सबसे ज्यादा सड़कें जो है ये बीजेपी की सरकार ने बनाई, आप उठवा लीजिए, चेक करा लीजिए कि डीपीआर किसकी है सबसे ज्यादा, किसने जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। ठीक है, लेकिन बड़ी बात शिषपाल जी है ना कि देखिए इन्होंने कुछ नहीं किया। हमने नारी शक्ति वंदन बिल जानती है, बात तो यही ना कि जनता जानती है लेकिन जनता वोट नहीं डालती। ठीक है शिषपाल जी, जनता जानती है लेकिन जनता वोट नहीं डालती ना, इससे प्रॉब्लम हो जाती है। सवाल खड़े कर रही है, बेरोजगार धरने पे बैठे हैं, ठीक है, उनको लाठी डंडों से पीटने। ठीक है सर, ठीक है, आपके पास लौटेंगे शिषपाल जी हो गया, आपके पास लौटेंगे। थपलियाल साहब कुछ कह रहे थे। हाँ थपलियाल साहब आपके पास ही आ रहे हैं। थपलियाल साहब देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत नॉर्मल है, बड़ी सामान्य सी बात है कि विपक्षों और सत्ता पक्ष के बीच में होता रहेगा, लेकिन जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं इसमें बहुत कुछ अभी बाकी है। एक तरफ सड़कों को बेहतर बनाने की बात है, क्या यहाँ पर सिर्फ उन सड़कों की बात हुई है जो इस रूट में आती है जहां पर समिट होने वाला है, या वाकई में प्रदेश में सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री सजग हो गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्वर्गीय माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी का सपना पूरा किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं जहां तक बात करता हूं, जो राष्ट्रीय पार्टी कह रहे हैं ना कि हमने ये किया, हमने वो किया, तो मैं इन 4-5 ज्वलनशील जो मुद्दे रहे हैं, क्षेत्रीय दल के सदस्य नाते होने के नाते मैं पूछ रहा हूं दोनों दलों से, भू कानून पे क्या हुआ, पलायन पे क्या हुआ, जो ज्वलनशील है, महंगाई और आपदा और बेरोजगारी, इस पे क्या ठोस रणनीति तैयार की किसी भी सरकार ने, चाहे वो पुरानी हो, चाहे वो जो पूर्व में रही हो, चाहे वो वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं।
खाली चर्चाओं करने से, डिबेट्स करने से, किताबें पढ़ने से, यहाँ पे बोलने, प्रैक्टिकल बातें करें, क्षेत्रीय दलों को पूछें जो बिल्कुल जमीन पे जुड़ के काम करते हैं और हर मूलभूत सुविधाओं पे काम करते हैं। ये नहीं कि मेरी सरकार रही, हमारी सरकार तब रही, हम उस समय भी थे, हम कोई आज जापान से नहीं आए हैं, लेकिन जो दिख रहा है उसके बारे में हम नहीं कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने यानी वर्तमान सरकार ने जो काम किए हैं उनको हम नेगेटिव नहीं कह सकते हैं, उनको नकारात्मक नहीं कर सकते। उन्होंने किए हैं तो किए हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो ये बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। जैसे मैंने कहा, इनकी 80 योजनाएं हैं केंद्र और राज्य सरकार की। हाँ। 80 में से 30 योजनाएं भी टॉप 10 योजनाएं, ये बता दें मुझे पिरसाली जी, जो टॉप 10 योजनाएं मैंने तो नोट की है, टॉप 10 योजनाएं बता दें जो पूर्ण रूप से धरातल पे हो और स्थानीय जनता लाभान्वित हुई हो उन योजनाओं से। बिल्कुल बताएं, कोई कार्यकारिणी है ना? तो बताएं आपको आते हैं सर, आते हैं नवीन जी, 20 मिनट बता दीजिए 10, आप 10 कोई ऐसी योजना बता दीजिए जिससे पूर्ण रूप से आपका काम हो, धरातल पे आया हो। ठीक है, और देखिए बात ये ना कि योजनाओं की लॉन्चिंग से सब कुछ नहीं होता है। योजनाएं जो आपने लॉन्च की, जिनका आपने शुभारंभ किया, शिलान्यास किया या लोकार्पण किया, वो पूरी कितनी हुई हैं? गरिमा जी, जिन योजनाओं के लिए ऐसे डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने रखे थे कि वो लाभ जो जरूरतमंद लोग थे उन तक पहुंचा ही नहीं है, क्योंकि उनके पास वो डॉक्यूमेंटेशन थे ही नहीं, तो वो केवल एक योजना ही रह गई कागजों में। ठीक है, जल्दी से छोटी सी प्रतिक्रिया और छोटा सा जवाब लेते हैं नवीन साहब से। नवीन जी, प्रदेश की जनता देखिए यही उम्मीद लगाकर आपको वोट देती है, उसने इस बार दोबारा से आप पर विश्वास दिखाया। वो चाहती है कि उसके क्षेत्र का विकास हो, भले स्मार्ट सिटी ना हो लेकिन कम से कम सामान्य सिटी तो हो। आपने देखा कि सड़कों में जिस तरीके से गड्ढे हुए, इन गड्ढों में पानी भरा, इनसे नालियां बढ़ी और मतलब कई सारी समस्याएं स्मार्ट सिटी के चलते लोगों को उठानी पड़ी हैं, जिसमें आपके पार्टी के प्रवक्ताओं ने हमारी डिबेट्स में यह भी कहा कि भाई ठीक है, हम मान रहे हैं कि दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो दिक्कतें होती हैं, लेकिन कम से कम वो पूरी तो की जाएं। बिल्कुल गरिमा जी, आप सही बोल रहे हैं। जब भी निर्माण होता है तो निर्माण के साथ साथ कुछ दिक्कतें आती हैं, और निर्माण कार्य, आप विकास कार्य इतना चल रहा है तो उसके साथ थोड़ा सा दिक्कत अगर आ रही है तो उनको ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने वही तो निर्देश दिया कि जो दिक्कत है जनता से ही फीडबैक आता है। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री अब जब निर्देश दे चुके हैं तो कहीं ना कहीं उनके निर्देशों का पालन होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, और हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो पहाड़ पर सड़कें गड्ढा मुक्त कब होंगी, पहाड़ों पर रास्ते कब होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। एक तरफ मुख्यमंत्री हैं जो सड़कों को लेकर सजग नजर आते हैं, वो चाहते हैं कि यातायात सुगम हो सके, इसके चलते उन्होंने सड़कों को ठीक करने के निर्देश भी दिए हैं। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि मुख्यमंत्री की खुद ब्यूरोक्रेसी के लोग नहीं सुनते, तो ऐसे में मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन भला कितना हो पाएगा, एक बड़ा सवाल है। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।